डेज का। तो दूसरा दिन आज उससे आगे हम करेंगे, यानी थोड़ा देर हिस्ट्री करेंगे और थोड़ा देर ज्योग्राफी करेंगे। तो शायरी से शुरुआत करते हैं कि माँ तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, माँ तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, तू बड़े सपने देखना, तेरा शेर शेरनी दिखला पूरा करके दिखलाएगा। तो चलिए, हम कल बताए थे, वेद बता दिए थे, वेदों की संख्या 4, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद जो होता है वह ऋग वेद और सबसे बाद का वेद जो होता है अथर्व वेद होता है। तो वेद के बारे में पढ़ लिए हैं। अब देखो, वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना किया गया है। 6 कौन कौन है? तो शिक्षा है, ज्योतिष है, व्याकरण है, उसके बाद कल्प है, निरुक्त है और छंद है। यानी टोटल 6 वेदांग है। वेदांगों की संख्या कितना? 6। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। दिखाई दे रहा है ना? हाँ। अगला क्वेश्चन है कि सूत्रों में जो है सबसे धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जो गया है वह गौतम धर्म सूत्र को सबसे प्राचीन और सबसे प्रामाणिक माना गया है। अगला है पुराण। तो पुराणों की संख्या हम कल बताए थे 18। पुराणों की संख्या कितना? 18। पुराणों की संख्या 18 और सबसे जिनमें केवल 5 क्या है? केवल 5 ही राजाओं की वंशावली माना गया है। जिसमें 5 क्या है? वंशावली माना गया है। जिसमें 5 क्या है? राजाओं के वंशावली माना गया है। पुराणों की संख्या 18। सबसे प्राचीन पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितना? तो उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषदों की संख्या 108। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद की रचना पहले हुआ कि पुराण के? तो उपनिषद की रचना जो है पुराण से पहले हुआ। पुराण से पहले किसका रचना? उपनिषद का। और उपनिषद के बाद किसका रचना हुआ? तो पुराण का रचना हुआ। किसका? तो प्राचीन। अब देखते हैं कि एक शब्द है जातक। तो जातक मतलब क्या होता है? जातक मतलब क्या होता है? तो जातक जो होता है ये बौद्ध धर्म की पूर्व जन्म की कहानी है। बौद्ध धर्म की पूर्व जन्म की क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है वह कथावस्तु है। कौन सा है? तो कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो कथावस्तु है। अगला क्वेश्चन है कि उसमें किसकी कथाओं का वर्णन किया गया है? तो महात्मा बुद्ध का। किसका? महात्मा बुद्ध के कथाओं का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। किसमें? कथावस्तु में। अगला क्वेश्चन है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का प्रारंभिक जो इतिहास है वह किससे प्राप्त होता है? तो कल्प सूत्र से। किससे? कल्प सूत्र से। जैन धर्म बोलेगा तो कल्प सूत्र, और बुद्ध धर्म बोलेगा तो कथा वस्तु। कल्प सूत्र किसके लिए? जैन धर्म के लिए। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भगवान महावीर थे। कौन थे? भगवान महावीर थे। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त या कौटिल्य। तो पूछ देगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन? विष्णुगुप्त या कौटिल्य, या उसी का क्या नाम है? चाणक्य है। क्या है? तो चाणक्य है। पूछ देगा कि यह कितने अधिकरण? तो ये जो है अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरण
कितना अधिकरण? 15 अधिकरण और 180 जो है प्रकरण, 180 प्रकरण में विभाजित किया गया है और 180 प्रकरण में क्या किया गया है? विभाजित किया है। पूछ देगा कि अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्ययुगीन काल की, यानी मौर्य काल में जो भी काम हुए थे, जो भी कार्य हुए थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? अर्थशास्त्र में। और इसकी रचना किसने किया था? तो कौटिल्य किए थे। कौन किए थे? कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटना को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो कलहन ने किया था। कौन किया था? संस्कृत इतिहास में सबसे पहले क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास कौन? पुस्तक है राजतरंगिणी। कौन सा पुस्तक है? राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहन के द्वारा लिखा गया है। और सबसे पहले संस्कृत इतिहास में क्रमबद्ध लिखने का प्रयास किसने किया था? तो कलहन ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी का अर्थ क्या होता है? तो राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं का नदी। क्या होता है? राजाओं का नदी। क्या? राजाओं का नदी। अगला क्वेश्चन है कि अरबों को सिंध विजय का वृत्तांत किसमें लिखा गया है? तो चचनामा में। अरब के बारे में जो लिखा गया है किसमें? तो अरब के बारे में चचनामा। कौन सा? चचनामा। और इसका लेखक जो है वह अली अहमद साहब है। कौन है? अली अहमद साहब है। पूछ देगा, यहाँ पर 3 पुस्तक लिखे। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, राजतरंगिणी का लेखक कलहन और चचनामा का लेखक अली अहमद। चचनामा का लेखक अली अहमद लिखा गया है। और इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो अरब सिंध के बारे में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है एक और संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक। क्वेश्चन पूछ देगा, संस्कृत व्याकरण की सबसे प्रथम पुस्तक कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? तो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। संस्कृत इतिहास का संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सा है? तो अष्टाध्यायी है। और उसका लेखक कौन सा है? तो पाणिनि साहब है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें भी किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्ययुगीन काल की, यानी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? अष्टाध्यायी में। अगला क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी में पहली बार क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? तो लिपि शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या शब्द का? तो लिपि। अष्टाध्यायी में सबसे बार किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो लिपि शब्द का। पूछ देगा, लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में लिखा गया? तो अष्टाध्यायी में। और संस्कृत भाषा व्याकरण की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? तो अष्टाध्यायी है, जिसका लेखक कौन है? पाणिनि साहब है। कौन है? पाणिनि। अगला क्वेश्चन है कि गार्गी संहिता जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? एक ज्योतिष ग्रंथ है। और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो कात्यायन के द्वारा। किसके द्वारा? और कात्यायन की गार्गी संहिता एक क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें किसका उल्लेख मिलता है? तो भारत पर होने वाले यवन के द्वारा जो आक्रमण किया गया था उसकी जानकारी किसमें मिलती है? तो यह गार्गी संहिता में मिलती है। और यह क्या है? एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित जो थे वह पतंजलि थे। तो योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। योग के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि साहब है। और यह पुष्यमित्र शुंग का क्या है? प्रवर्तक थे। कौन थे? प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है कि कुछ यूनानी लेखक जो थे हमारे भारत आए थे। कहाँ आए थे? तो भारत आए थे। सबसे पहला है टेसियस। तो टेसियस कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का राजवेद था। कहाँ का रहने वाला था? ईरान का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। हेरोडोटस
जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, हेरोडोटस, जबकि भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। तो हेरोडोटस जो है, जिसे इतिहास में क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक में जिसका नाम है हिस्टोरिका, 15वीं शताब्दी में हिस्टोरिका नामक पुस्तक में सबसे पहले इन्होंने इतिहास के बारे में जानकारी दी, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। लेकिन इसका विवरण जो है, ये जो उल्लेख किया है, इसका विवरण जो है ना, कुछ अफवाहों में क्या है, घिरा हुआ है, या अफवाह से क्या हुआ है, अफवाह पर आधारित है। क्या है, अफवाह। जैसे कोई हम काम करते हैं, जैसे मान चले कि हम जैसे अभी वीडियो बना रहे, तो वीडियो बना रहे तो कुछ लोग अफवाह फैला देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, या कोई भी काम करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ लोग अफवाह फैला देते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। लेकिन वह काम जब सक्सेस हो जाता है, सफल हो जाता है, तो लोग उसी का नाम लेते हैं। तो उसी प्रकार से हेरोडोटस जो थे, इन्होंने जो उल्लेख किया था वह अफवाहों पर आधारित है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, इसे हिस्ट्री का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। और इन्होंने 15वीं शताब्दी में कौन सा पुस्तक था, तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक में लिख किया था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन थे। तो सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन थे, तो निर्याकस थे, जो क्या थे, निर्याकस थे। और निर्याकस क्या थे, वह जल सेनापति थे। कौन थे, जल सेनापति थे। कौन थे, जल सेनापति थे। और आने सिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, यानी 3 व्यक्ति सिकंदर के साथ आए थे। कहां, भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज जो थे वह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत थे। कौन थे, सेल्यूकस निकेटस का राजदूत थे। कौन, मेगास्थनीज। और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था इंडिका नामक। क्या, इंडिका नामक। और इंडिका में क्या, किस चीज का वर्णन किया गया है, तो मौर्य के काल के समाज और संस्कृति के बारे में, मौर्य काल के समाज और संस्कृति के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि डायमेकस कौन थे। तो डायमेकस जो थे, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। कौन था, सीरियन नरेश अंतियोकस का क्या था, राजदूत था। और यह किसके दरबार में आया था, तो यह जो आया था, यह बिंदुसार के दरबार में आया था। मौर्य वंश का जो यह शासक थे, बिंदुसार मौर्य वंश का कौन थे, शासक थे। और इन्हीं के दरबार में कौन आए थे, तो डायमेकस आए थे। कौन आए थे, डायमेकस आए थे। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के कौन थे, संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है डायनोसियस। तो डायनोसियस जो है, यह क्या थे, तो यह मिस्र के रहने वाले मिस्र नरेश टॉलमी फिलडेल्फस का राजदूत थे। क्या थे, फिलडेल्फस का राजदूत थे। और इन्होंने अशोक के दरबार में आए थे। डायमेकस आए थे बिंदुसार के दरबार में, जबकि डायनोसियस आए थे अशोक के दरबार में। और अशोक भी कौन थे, तो ये भी कौन थे, तो मौर्य काल के शासक थे। यानी मौर्य काल के कौन थे, शासक थे, और बहुत महान शासक थे। अगला क्वेश्चन, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो टॉलमी ने। भारत का भूगोल नामक पुस्तक कौन लिखा था, तो टॉलमी ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री किसके नाम पर लिखा गया, तो प्लिनी। कौन, प्लिनी। और भारत का भूगोल टॉलमी। भारत का भूगोल टॉलमी किसके द्वारा, तो टॉलमी के द्वारा। किसके द्वारा, टॉलमी के। याद रहेगा, नेचुरल हिस्ट्री किसके द्वारा, प्लिनी के द्वारा, जबकि भारत का भूगोल टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं है। इसके बारे में लगभग जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है
कुछ लेखक थे जो चीन से आए थे, चीनी। कौन थे? चीनी। उसमें सबसे पहला नाम आता है फाहियान का। कौन? फाहियान। यह चीन के रहने वाले थे, इसीलिए इसे चीनी यात्री कहते हैं। चीन के रहने वाले थे, इसे क्या कहते हैं? चीनी यात्री कहते हैं। और चीन के रहने वाले थे तो किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और इन्होंने इसने क्या किया था? मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। क्या किया था? मध्य प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में क्या किया था? और यह भारत में जो है 14 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक? भारत में सबसे पहला चीनी यात्री कौन थे? तो यह फाहियान थे। और किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। और इन्होंने कितने वर्ष तक भारत में रहे थे? तो 14 वर्ष तक भारत में रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि संयुगन जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। और इन्होंने 3 वर्ष तक बौद्ध धर्म का क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। कितने वर्ष तक? तो 3 वर्ष तक भारत में रहा था। अगला है वेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। वेनसांग किसके शासन काल में आए थे? हर्षवर्धन। वेनसांग और हर्षवर्धन। इन्होंने भी लगभग 15 वर्ष तक यानी 629 ईस्वी में आया और 645 ईस्वी में चला गया। तो लगभग इन्होंने भी 15 वर्ष तक भारत में क्या किया? भारत में रहा। और इन्होंने इसका ब्राह्मण वृत्तांत, ब्राह्मण मतलब क्या? घूमना। ब्राह्मण मतलब क्या होता है? घूमना। इसका ब्राह्मण वृत्तांत जो है एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो है सीयूकी। यानी सीयूकी पुस्तक के माध्यम से पता चलता है कि वेनसांग जो है क्या किया था? ब्राह्मण किया था। उन्होंने भारत में कितने वर्ष तक रहा? लगभग 15 वर्ष तक। कब आया था? तो 629 ईस्वी में आया था और 645 ईस्वी तक क्या किया था? यहाँ पर रहा था। और इन्होंने जो है 138 इस सीयू की पुस्तक जो है कहा जाता है कि 138 देश घूमे थे। कौन? वेनसांग 138 देश घूमे थे। यानी 138 देशों का विवरण मिलता है। कितने देशों का? 138 देशों का क्या मिलता है। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो हर्षकालीन समाज संस्कृति के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो बहुत ही दिव्य क्वेश्चन है कि वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा कहाँ? बिहार में है ना। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? तो आचार्य कुलपति मतलब प्रधान। हाँ, कुलपति कौन थे? तो आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे? आचार्य शीलभद्र। और नालंदा विश्वविद्यालय जो थे उस समय के लिए बौद्ध धर्म जो थे बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। बौद्ध धर्म मतलब बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी सबसे ज्यादा मिलता है। अगला क्वेश्चन है इत्सिंग क्या किया था? इन्होंने भी लगभग 7वीं शताब्दी में के अंत में भारत आया था। क्या किया था? भारत आया था। और इन्होंने भी क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय भारत का क्या किया था? वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है कि यह जो व्यक्ति थे यह अरबी थे, यानी अरब के रहने वाले थे। अभी तक हम 2 देखे, कौन कौन? यूनानी और चीनी। अब देखते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक पहला जो था अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। और अलबरूनी जो था यह कहाँ कराने वाला था? तो ख्वारिज्म कराने वाला था। कहाँ? ख्वारिज्म। और उसका नाम बदल गया। अभी उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। क्या नाम है? तुर्कमेनिस्तान। ख्वारिज्म का नया नाम क्या बन गया है? तुर्कमेनिस्तान। और अरबी में लिखा गया उस एक पुस्तक है जिसका नाम है किताबुल हिंद। पूछ देगा कि किताबुल हिंद का लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। अगर हिंदी में कहा जाता है तो भारत का खोज या
किताबुल हिंद का जो दूसरा नाम है वो है क्या, तो तहकीक ए हिंद। तो पूछ लेगा तहकीक ए हिंद या किताबुल ए हिंद, तो कौन लिखा था, तो अलबरूनी। या किसके साथ भारत आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता, तो अब इब्न बतूता कहाँ के रहने वाले थे, तो अरबी पढ़ रहे, तो अरब के रहने वाले थे। कौन थे, अरब। या किसके समय भारत आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। किसके समय भारत आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। और यह जो घुमा था, जो वृत्तांत जो ब्राह्मण जो किया था, इसका एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। क्या नाम है, रेहला। क्या नाम है, रेहला। और इन्होंने इस जो क्या किया था, 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था। 1333 ईस्वी में कहाँ पहुंचा था, दिल्ली पहुंचा था। और उस समय वहां का शासक जो थे वह मोहम्मद बिन तुगलक थे। और उन्होंने क्या किया, दिल्ली का काजी या जिसे न्यायाधीश कहते हैं नियुक्त कर दिया गया। किसको, इब्न बतूता को। कहाँ के रहने वाले थे, अरब के रहने वाले थे। इसका ब्राह्मण वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा गया है, रेहला में लिखा गया है। दिल्ली कब पहुंचा, तो 1333 ईस्वी में पहुंचा। इसे क्या नियुक्त किया गया, तो दिल्ली का न्यायाधीश या दिल्ली का क्या काजी नियुक्त किया गया। क्या की नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है कि और कुछ लेखक है जो तारानाथ भी एक तिब्बत के लेखक थे। कहाँ के रहने वाले थे, तिब्बत के रहने वाले थे। और इन्होंने 2 पुस्तक ग्रंथ लिखे थे, कंगूर और तंगूर। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है, तो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में, तो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है मार्को पोलो भी 13वीं शताब्दी में भारत आए थे। किसके बारे में, तो इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी 13वीं शताब्दी में भारत आए थे। तो यहीं तक रहने देते हैं। अब देखते हैं ज्योग्राफी में हम पढ़ लिए थे कहां तक, तो ब्रह्मांड पढ़ लिए थे। हम बताए थे ब्रह्मांड का व्यास कितना होता है, कल का पूछ रहे हैं। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर या 15 मीटर। और तो प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का मात्रक है, ना कि समय का मात्रक नहीं है। कहां से कहां, तो पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होता है, जो उसी दूरी को किसमें मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। किसमें मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष में। आज हम देखते हैं सौर मंडल। किसके बारे में, सौर मंडल। तो सौर मंडल किसको कहते हैं, सौर मंडल जो होता है यह क्या होता है, बहुत सारे पिंडों का समूह होता है। क्या होता है, बहुत सारे पिंडों का क्या समूह होता है। और इसमें कौन कौन रहते हैं, तो ग्रह रहते हैं, क्षुद्र ग्रह रहते हैं, धूमकेतु रहते हैं, उल्का पिंड रहता है, और बहुत सारे आकाशीय पिंड होते हैं। तो वैसा आकाशीय पिंड, ठीक है ना, वैसा आकाशीय पिंड जिसमें ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड मौजूद हो, इसी सौर परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। या सभी आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल किसे, तो सौर मंडल, सबसे पहला क्वेश्चन, सौर मंडल का प्रधान कौन होता है, तो सूर्य होता है। सौर मंडल का प्रधान कौन होता है, सूर्य होता है। और सूर्य में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन होता है, तो हाइड्रोजन होते हैं। कौन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। उसके बाद कौन होते हैं, हीलियम होते हैं। लगभग में हाइड्रोजन और हीलियम मिलाकर जो है 97.5% और अन्य सभी क्या होते हैं, 2.5% होते हैं। कौन होते हैं, 2.5% होते हैं। तो सौरमंडल का प्रधान कौन, सूर्य। सौरमंडल का प्रधान कौन, सूर्य। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है। हम लोग को सौरमंडल का सबसे समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। और सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक जो आती है किस विधि के द्वारा, तो विकिरण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, तो विकिरण विधि के द्वारा। और पूछ देगा कि सूर्य
सूर्य का जो क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश निकलता है, यह किसके कारण? तो नाभिकीय संलयन के कारण। किसके कारण? तो नाभिकीय संलयन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखाने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है जिसका नाम है प्लेनेमस। क्या नाम है? प्लेनेमस, यानी जुड़वा समूह के रूप में मिलता है। सबसे पहले हम सौरमंडल का प्रधान जो होता है सूर्य, उस सूर्य के बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या? सूर्य के। तो सौरमंडल का सबसे पहला प्रधान कौन? सूर्य। अगला क्वेश्चन है कि हम कल पढ़े थे मंदाकिनी के बारे में। मंदाकिनी के बारे में कल पढ़े थे, याद है? तो मंदाकिनी क्या होता है? यह तारों का समूह होता है। क्या होता है? अन्यारिका क्या होता है? जहां से तारों का जन्म होता है। तो यह जो हमारी मंदाकिनी है, जिसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला। तो दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 किलोमीटर दूरी पर कौन है? तो सूर्य है। 30,000 किलोमीटर, प्रकाश वर्ष ना, 30,000 प्रकाश वर्ष क्या है? दूर है। कौन? सूर्य है। कौन है? सूर्य। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर कितना किलोमीटर की गति से परिक्रमण करता है? तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के गति से क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? परिक्रमण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिक्रमण काल केंद्र के चारों ओर एक बार घूरने में कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। कितना? 25। एक बार घूमने में कितना? तो 25 करोड़ वर्ष। कितना गति से जाएगा? तब 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकेंड में 250 किलोमीटर जाता है, तब भी इसको 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। अगला क्वेश्चन है और यही जो एक बार घूम गया तो इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बार यहाँ से स्टार्ट किया, मान चलिए यहाँ से फिर आ गया, तो इसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। और कितना टाइम लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि इसका मध्य भाग लगभग 25 दिनों में पूरा होता है, जबकि ध्रुव वाला भाग जो होता है 35 दिन में। मध्य भाग 25 दिन में, जबकि ध्रुव वाला भाग, ध्रुव मतलब दोनों छोर पे, अब बीच वाला भाग कितना? 25 दिनों में। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य एक क्या है? गैसीय गोला है। क्या है? यानी गैस का एक गोला है। गैस क्या है? एक गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%। जिसमें हाइड्रोजन कौन? मान लीजिए सन है। क्या है? सन। तो इसमें हाइड्रोजन कितना? तो हाइड्रोजन जो है इसमें 71%। कितना परसेंट? 71%। हीलियम जो है लगभग में जो है, हीलियम लगभग में है 26.5%। कितना? 26। और अन्य गैस जो है वह 2.5%। कितना है? 2.5%। अन्य गैस क्या है? तो 2.5% है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्र जो होता है इसका तापमान कितना होता है? तो सूर्य का केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और 1 मिलियन बराबर कितना लाख? 10 लाख। 1 मिलियन बराबर कितना लाख? तो 10 लाख होता है। अगला क्वेश्चन है कि और इसका बाहरी जो तापमान पूछेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस। अंदर का पूछेगा केंद्र का तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, जबकि बाहर पूछेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। और इसका तापमान कितना होता है? तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बाहरी तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। यह क्या है? एक प्रकार का गैसीय क्या है? गोला है, जिसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट? 71%। हीलियम कितना परसेंट? 26.5%। और अन्य गैस क्या होते हैं? 2.5% होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम है हेंसबेथ। क्या नाम था? हेंसबेथ ने बताया था
कि 10⁻7 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम का निर्माण होता है। हाइड्रोजन, इसका जो सूर्य का कारण जो है, सूर्य जो प्रकाश निकलता है क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजन किस में बदल जाता है, हीलियम में। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन। तो हेंस वेद कहा कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है। 4 हाइड्रोजन मिलकर क्या करता है, कितना डिग्री टेम्परेचर पर, तो 10⁻7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, तो 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है। किसके अनुसार, तो हेंस वेद के अनुसार। किसके अनुसार, प्रकाश मंडल के किनारे जो होते हैं, किनारा मतलब कॉर्नर, किनारा जो होता है वह प्रकाशमान नहीं होता है। क्या होता है, वहां से प्रकाश नहीं निकलती है, प्रकाश किनारा पर से प्रकाश नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन है, पूछ देगा कि सूर्य के केंद्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन है। क्या है, नाभिकीय। और नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश मंडल। दीप्तिमान मतलब जहां से प्रकाश दिखाई देता है, तो वह प्रकाश मंडल क्या कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है ना, तो जब क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है। जबकि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो उसे क्या लगता है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग सूर्य किरीट कहलाता है। क्या कहलाता है, सूर्य किरीट, जिसे इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। यानी कि सूर्य ग्रहण के समय जो दिखाई देता है ना जो भाग, वह क्या कहलाता है, सूर्य किरीट, जिसे इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य जो होता है, सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है, तो एक्स किरण। क्या उत्सर्जन करता है, तो एक्स किरण उत्सर्जित करता है। इसीलिए इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्य का मुकुट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था कोपरनिकस। क्या नाम था, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने क्या किया था, यह भी स्टेटमेंट दिया था अपना, किसके बारे में, तो ब्रह्मांड के बारे में। किसके बारे में, ब्रह्मांड। इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र जो होता है, ब्रह्मांड के केंद्र जो होता है वह सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है, और ग्रह इसकी परिक्रमा करती है। ब्रह्मांड का केंद्र जो होता है सूर्य होता है, और इसकी परिक्रमा कौन करता है, तो ग्रह करता है। किसके अनुसार, कोपरनिकस के अनुसार। किसके अनुसार, कोपरनिकस के अनुसार। जबकि एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे मिस्र के, जिसका नाम था टोलमी। क्या नाम था, टोलमी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था भू केंद्रित सिद्धांत। किससे संबंधित थे, तो ब्रह्मांड के संबंधित थे। इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड के रहने वाले एक जो व्यक्ति थे उसका नाम था कोपरनिकस। इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, सूर्य है, और इसकी परिक्रमा कौन करता है, ग्रह करता है। कौन करता है, जबकि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था जोहान्स केपलर। क्या नाम था, जोहान्स केपलर। इन्होंने क्या किया था, ग्रह कक्षाओं के नियमों को खोज किया था। क्या किया था, इन्होंने कहा कि सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। इन्होंने भी क्या कहा, सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है, जबकि ग्रह कक्षाओं को परिक्रमा नहीं करती है। क्या करती है, परिक्रमा नहीं करती है। तो पूछ देगा क्वेश्चन कि केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग कैसा होता है, तो दीर्घ वृत्ताकार। कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की उम्र कितना है, तो 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष। कितना, 5 बिलियन वर्ष। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना किलोमीटर दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य पृथ्वी से कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है
कि भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय क्या है, तो 10⁻11 10⁻11 वर्ष 10⁻11 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 16.6 मिनट एडजस्ट, वैसे 8 मिनट 20 सेकेंड मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव को ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं, जबकि दक्षिणी ध्रुव को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे का तापमान कितना होता है, तो 1500 डिग्री सेल्सियस से कम। धब्बे का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, जबकि सूर्य के धब्बों को एक पूरा चक्र करने में टाइम लगता है 22 वर्ष। कितना, 22 वर्ष लगता है। 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है और 11 वर्ष तक बाद में क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। सूर्य का व्यास जो होता है वो 13,92,000 किलोमीटर, 13,92,000 किलोमीटर। क्या है ये, सूर्य का व्यास है। क्या है, सूर्य का व्यास है। सूर्य का व्यास है। सूर्य का लगभग पृथ्वी के व्यास के 110 गुना है। पृथ्वी के व्यास के क्या है, 110 गुना है। कौन, सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000। सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा, 13 लाख गुना बड़ा। और यह पृथ्वी के सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग है। यानी इसमें जो सूर्य यानी पृथ्वी में जो प्रकाश आता है यह 2 अरब भाग है। कितना है, 2 अरब भाग है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, और मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है, आर्कटिक क्षेत्र में। तो यहीं तक रहने देते हैं। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, और जहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार का त्रुटि हो रहा है और कहाँ गलती हो रहा है। और इस सेशन का मजा उठाइए और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़िए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।